इसराइल कोई भी वॉर अकेले नहीं लड़ता। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? एक ऐसा मुल्क जो जिसके आसपास सारे नेबर कंट्रीज उसके उसके हॉस्टाइल हैं या उसके राइवल्स हैं, एक ऐसा मुल्क जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है और जिसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ही कम है, और एक ऐसा मुल्क जो कभी भी लंबी जंग नहीं लड़ सकता, तो क्या वो खुद के ऊपर इतना भरोसा कर सकता है या खुद के ऊपर रिलाई कर सकता है? एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली वेयर द इजरायली स्ट्रेटेजी बिगेन्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसराइल की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। आइए इस वीडियो में हम ये समझते हैं। क्योंकि इसराइल को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अगर उसको मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर सर्वाइव करना है तो उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफ़ी नहीं होगी। इसके लिए उसको बाकी अलायंस सिस्टम के ऊपर अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक चीज़ को इंश्योर करना कि अगर जंग स्टार्ट होती है तो वो अपने आप को आइसोलेट फील ना करे, बल्कि जो जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी इससे इफेक्ट हों। और यही वजह है कि आप कोई भी मेजर इजरायली कॉन्फ्लिक्ट देख लें तो उसमें आपको कोई एक्सटर्नल बैकिंग नज़र आएगी। अगर तो वो ओपनली नहीं भी है तो वो आपको साइलेंट तरीके से भी आपको इसराइल की सपोर्ट के अंदर आपको कोई ना कोई वेस्टर्न पावर या कोई ग्रेट पावर उनकी सपोर्ट में नज़र आएगी। और ये सब कुछ कोई एक्सीडेंटली नहीं है, बल्कि इसराइल ने इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान करके अपनी ये पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। और जो अलायंस सिस्टम है जिसमें वो इसराइल हमेशा से एक सुपर पावर की अम्ब्रेला में रहता है ताकि वो उसकी सर्वाइवल मिडिल ईस्ट के अंदर आसान रहे। 1948 के बाद हम देखते हैं कि इसराइल ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन की जो ग्रेट पावर्स हैं उनके साथ। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस की अम्ब्रेला में वो रहा, एंड देन ग्रेजुअली इसराइल ने यूएस के साथ अपने जो टाइज़ हैं, अपनी जो पार्टनरशिप है वो इम्प्रूव की। क्यों? क्योंकि इसराइल को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि उनकी जो ज्योग्राफी है वो उनकी फेवर में नहीं है। अगर हम वर्ल्ड मैप को बहुत ही ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकली जो इसराइल का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है, और वो सराउंडेड बाय जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, वो सारी की सारी हॉस्टाइल हैं। तो इसराइल को ये बात पहले दिन से ही मालूम है कि वो एक प्रोलॉन्ग वॉर या एक लंबे टाइम की जंग वो नहीं खेल सकता, नहीं लड़ सकता। और उसके अगर वो इस तरह की सिचुएशन में आता है तो जितने भी उसके फ्रंट हैं वहाँ पे सारे के सारे इसके एडवर्सरीज हैं, उसके राइवल्स हैं, तो उसकी सर्वाइवर के लिए बहुत बड़ा ये थ्रेट रहेगा। तो इस कंडीशन में इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मिलिट्री, इसराइल ने क्या किया, डिफरेंट लेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जिनके अंदर हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी उसकी रही, जिनमें उसकी मिलिट्री एड है जो कि यूएस की तरफ से आती है, उसके अलावा एडवांस वेपन्स हैं जो कि यूरोप उसको प्रोवाइड करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो कि यूरोपियन और अमेरिकन उसको देते हैं, देन डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है वो उसको यूएन और यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस उसको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यूरोप बहुत बड़ा पार्टनर है इसराइल का, और अमेरिकन गुड्स भी इसराइल आते हैं, तो एक इकोनॉमिक टाइज़ हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम देखने को मिलती है। और रीजनल नॉर्मलाइजेशन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यूएई के साथ इनके रिलेशन हैं। उसके अलावा हम मोरक्को के साथ इसराइल एक अच्छे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। सो ये बेसिकली कोई चैरिटी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है इसराइल के एंड पे अपनी सर्वाइवल के लिए। और यूएस की वजह से इसराइल बिकेम जस्ट मोर देन एन एलाई, और ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट बन गया मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन हम कह सकते हैं। और इसराइल के लिए अमेरिका की सपोर्ट जो है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह है। और अगर हम यहाँ पर देखें जो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं कि इसराइल ने सिर्फ अलायंस बिल्ड नहीं किया सुपर पावर्स के साथ, बल्कि इसराइल ने ये कोशिश भी की कि जो रीजनल आइसोलेशन है उसको भी अवॉइड किया जा सके, और रीजनल कंट्रीज़ के साथ उसने एक अच्छे टर्म्स और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कायम किए। सो दैट वाज द रीज़न जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है इसराइल के इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। लाइक यूएई है जिसमें बहरीन है और मोरक्को है। और ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक सेरेमनीज नहीं है, बल्कि ये लार्जर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है इसराइल के लिए। और ये ईरान के लिए एक मैसेज है, और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, और ये जितने भी मिडिल ईस्ट की अलायंस हैं उनके लिए भी इसराइल की तरफ से एक सिग्नल है, एक मैसेज है कि जो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन है, पावर गेम है, उसमें एक शिफ्ट आ रहा है, और अभी एक ट्रांजिशन आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, और ये इसराइल की फेवर के अंदर है। लेकिन एक और लेयर है जिसको बहुत से एनालिस्ट और स्कॉलर्स इसको मिस कर देते हैं कि इसराइल जो जंग लड़ रहा है इस रीजन के अंदर, उसमें एक इंटेलिजेंस डोमिनेंस भी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, सैटेलाइट सर्वेलेंसेज हैं, उसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें थार्ड है, आयरन डोम है, पैट्रियट है, उसके अलावा रीजनल इंटेलिजेंस कॉपरेशन है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही
कॉम्प्लेक्स और एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करती हैं। सो इन अ गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हम इसको कह सकते हैं कि ये एक डेटरेंस क्रेडिबिलिटी है जो कि इजराइल मेंटेन करता है रीजन के अंदर, क्योंकि आपके एडवर्सरीज को जब ये यकीन हो जाता है कि आपके पास पावरफुल एलाइज है, तो जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ वॉर है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ अटैकिंग इजराइल है, वो बहुत ज़्यादा हायर है, और इसी की वजह से जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है वो इंटायरली चेंज हो जाती है। तो सवाल ये बनता है कि क्या इजराइल इतना स्ट्रांग है कि वो अकेला मिलिटरीली इस पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, या इसलिए वो इतना कामयाब है क्योंकि वो जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनको सक्सेसफुली कन्विंस कर चुका है कि उनके जो सर्वाइवल है वो जितनी भी एक्सटर्नल ग्रेट पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अंदर है। सो ये बात डिबेटेबल है और असल डिबेट यहीं से स्टार्ट होती है, और यही रीज़न है कि इजराइल अकेला कभी भी किसी जंग में नहीं जाता। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर अगर हम देखें तो जंगें सिर्फ और सिर्फ आर्मीज़ के साथ या मिलिट्री के साथ नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो एक नेटवर्क के थ्रू लड़ी जाती हैं। अब उस नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, बाय योर इकोनॉमी, बाय योर इंटेलिजेंस सर्विसेज, बाय योर टेक्नोलॉजी, बाय डिप्लोमेसी एंड बाय योर इन्फ्लुएंस। और अगर कोई भी स्टेट को लंबे अरसे के लिए सर्वाइव करना है तो उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इन तमाम चीज़ों के ऊपर बेस करता हुआ एक इकोसिस्टम, एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी उसकी सर्वाइवल पॉसिबल है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। सो आखिर में मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि अगर अलायंस सिस्टम है वो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर रियल वेपन्स हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होगा उसके अंदर कौन सा कंट्री अकेला रह जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दें और इसको शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।